हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विशु छतवानी। इन दिनों में हम कर रहे हैं आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के लिए जो पेपर लिया कॉलेज लेक्चरर के लिए, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 60 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और आज 20 क्वेश्चंस अपन और करेंगे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक आरपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ नहीं किया है, तो ये आंसर मैं मेरे नॉलेज के बेसिस पे दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कुछ लोग अपना आंसर मिला सकें। और मेन तो पर्पज़ है कि जो फ्यूचर में एस्पिरेंट्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ये आइडिया लग सके कि आरपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है या किस रेंज में जाके या किस डेप्थ में जाके वो क्वेश्चंस को पूछता है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली हाउ कैन वी शो द रिलेशनशिप बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो कैसे आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के रिलेशन को दिखाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग जो है वो अर्लियर पार्ट है, प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग जो है वो एक तरह से सेकेंडरी स्टेज है। अब बुक कीपिंग में आ जाता है आपका जनरल सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करना, लेजर बनाना, बैलेंसेस निकालना, यहाँ तक का काम जनरली बुक कीपिंग में आता है। अकाउंटिंग में माना जाता है कि ये सब तो होता ही है और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना, ये सब अकाउंटिंग में आता है। तो बुक कीपिंग है वो उसका एक हिस्सा है, ठीक है। अगर आप समझेंगे तो बुक कीपिंग अगर ये है तो ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक वाइडर सर्किल है, बुक कीपिंग उसके अंदर इंक्लूड है। ये ठीक वैसे ही है कि अगर मैं आपको कहूँ शेर और जानवर, तो शेर क्या है, वो जानवरों में से एक है, दैट इज़ वो जानवर वर्ड में शेर भी इंक्लूड है, तो अकाउंटिंग वर्ड में बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि बी जो है वो सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करता है। सी में तो लिखा है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग है, और पहला वाला ये लिखा है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट कॉमन होता है। इसका आप मतलब समझते होंगे वेन आरेख का। तो मेरे हिसाब से सेकंड इज़ ज़्यादा सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन पूछा है, ऑलमोस्ट ये 11th क्लास लेवल का है, पर देखते हैं। असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज सही है, और यहाँ आप गलती कर सकते हैं कि आप खटाक से आंसर अपना ए लगा दें कि सही है सर, फर्स्ट इक्वेशन ही सही है, तो अब बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता है, ये तो खैर जग जाहिर बात है, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट को पता होता है कि ए बराबर एल प्लस सी। लेकिन ये भी हमें पता है कि इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें अगर आ रही हैं तो आप इससे 3 फार्मूले कम से कम बना सकते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ का यूज़ किया। अब आप देखिए, अगर मैं असेट को उस तरफ ले जाऊं, किस तरफ, राइट हैंड पे, तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल में से अगर असेट जाएगा तो पीछे बचेगा 0, ठीक है सर। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के जोड़ में से पीछे की तरफ ए को माइनस करें तो बचेगा 0, तो ये भी सही है। तो सेकेंड इन्होंने यही किया है। इसी तरह से अगर आप ए अपनी तरफ रखें और एल को उधर से ले आएँ माइनस कर दें, और कैपिटल को उधर से ले आएँ माइनस कर दें, तो भी पीछे बचेगा 0। तो थर्ड में इन्होंने ये नॉलेज यूज़ की है। तो जस्ट इन्होंने ए की इक्वेशन को घुमा फिरा के भी पूछा है, और बी और सी ऑप्शन भी उतने ही सही हैं। तो इसका आंसर आएगा सर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सावधानी रखिए। इन क्वेश्चनों का मकसद यही है कि आप फ्यूचर के लिए जब एग्ज़ाम दें तो ज़्यादा रेडी हों। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको लाइन के अंदर या बाहर कर सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ दीज बीट नहीं, या बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। इनमें से फिक्स्ड एसेट्स को कौन सबसे बढ़िया तरीके से डिफाइन करता है। फर्स्ट, इट इज़ फॉर कन्वर्जन इनटू कैश। तो ये तो गलत है। देखिए, गुड्स हम खरीदते हैं, उसे कैश में कन्वर्ट करने के लिए फिक्स्ड एसेट इसलिए नहीं होता, फर्स्ट रॉन्ग है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर द बिजनेस। ये काफ़ी ठीक है कि फिक्स्ड एसेट थोड़ी महंगी आइटम होती है जो बिजनेस के लिए खरीदी जाती है। थर्ड है, इट इज़ द आइटम विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली। ये एक ऐसी आइटम है जो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। कांट से हो भी सकती है बट जल्दी से तो ख़राब नहीं होती, तो एक हद तक तो सही है। इट इज़ हैविंग अ लॉन्ग लाइफ एंड नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। यस, ये अगर इन 4 में से देखें, सेकंड और थर्ड सही हो सकता है, ये उसके फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स को जो बेस्ट डिफाइन करता है वो ये फोर्थ वाला करता है कि फिक्स्ड एसेट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी जनरली लॉन्ग लाइफ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है,
कम से कम 1 साल से ज़्यादा ही उसकी लाइफ होती है, 2, 4, 5, 6 साल हो सकती है, और जिसे हमने स्पेशली रीसेल के लिए नहीं ख़रीदा है। आज हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो हम उसे यूज़ करते हैं, मशीन ख़रीदते हैं तो उसे यूज़ करते हैं, उसे हमें रीसेल नहीं करना होता। तो मेन ये है। तो 4th वन इसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है, तो बिल्कुल आसानी चॉइस रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर या पार्ट कहें ईजी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवेन्यू इज़ जनरली रिकॉग्नाइज्ड बीइंग अर्नड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। वेल, एक आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट होता है जो आपको बताता है कि आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे आप इंटेलिजेंट अभी हैं, लेकिन दुनिया देखो आपको इंटेलिजेंट तब मानेगी जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, मुझे पहले भी पढ़ाई करनी आती थी, मुझे अभी भी आती है, लेकिन दुनिया ने मुझे तब माना जब मान लीजिए कि मैं चार्टेड हो गया या जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तब उन्होंने कहा कि नहीं आप होशियार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, उनसे दुनिया से बहुत ज़्यादा परवाह नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी रिकॉग्निशन मिलना। तो अब इस प्रेजेंट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप सेल को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? तो इसमें जैसे जब आपको ऑर्डर मिलेगा, क्या आप सेल को तब रिकॉग्नाइज करोगे, या जब प्रोडक्शन पूरा होगा तब मानोगे, या गुड्स जब डिलीवर होगा तब मानोगे, या जब कैश रिसीव होगा तब मानोगे? तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। देखिए, प्रोसेसिंग ऐसे ही होती है कि सबसे पहले हमें ऑर्डर मिलता है, फिर हम ऑर्डर के आने पे प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद माल को डिस्पैच या डिलीवर करते हैं, और एंड में अपने को पेमेंट मिलता है। जनरली ये साइकिल होती है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं तो उसका जो रिस्क एंड ओनरशिप होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखेंगे 1930, उसमें भी ये लिखा है कि जब आपका गुड्स का जो टाइटल होता है और उससे एसोसिएटेड जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हम मानते हैं कि भाई ओनरशिप हो गया ट्रांसफ़र, तब माना जाता है सेल्स हो गया। तो यस, मैं आपका आंसर 3rd दूंगा कि जब गुड्स डिलीवर हो जाए हमें सेल की एंट्री तब चढ़ानी चाहिए। ठीक है, मैंने लंबा खींचा क्वेश्चन को, लेकिन मैं फिर मकसद ये है बताना कि एक अकाउंटेंट को सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, जब हम माल की डिलीवरी दे देते हैं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है, पेमेंट मिले तब तक हमें सेल की एंट्री का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और ना ही इतनी हड़बड़ी करनी चाहिए कि ऑर्डर मिलते ही सेल की एंट्री चढ़ा दें। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि गुड्स की डिलीवरी होते ही हमें सेल को रिकॉर्ड करना चाहिए। वेल, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें से कौन एक्सटर्नल यूज़र नहीं है? हमें पता है, और अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो कोई ना कोई तो उसे यूज़ करेगा। तो 2 तरह के यूज़र होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। तो अगर बात करें, जो मैनेजर होता है वो इंटरनल यूज़र होता है, क्योंकि मैनेजर, ओनर ये कंपनी में ही होते हैं, फर्म में ही होते हैं, तो ये इंटरनल यूज़र कहलाते हैं। क्रेडिटर जो होता है वो बाहर से देखता है, हमारी लिक्विडिटी को चेक करता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को और हमारी फिज़ाइबिलिटी को देखता है, हमारे पोटेंशियल को देखता है, और देखता है कि हम उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आउटसाइडर होता है। रिसर्चर भी आउटसाइडर होता है, जो ये देखता है कि हमारी फर्म कैसा ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, या हमारा बीटा क्या है वगैरह। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो क्रेडिटर होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं और रिसर्चर होते हैं, ये जो 2nd, 3rd एंड 4th है, ये जो तीनों हैं ये आउटसाइडर हैं, और जो मैनेजर है वो इंटरनल यूज़र है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन इनमें से एक्सटर्नल यूज़र नहीं है। तो जो ये 2nd, 3rd और 4th है, ये तीनों तो एक्सटर्नल है, ये घर का आदमी है। तो इसका आंसर सर मैनेजर रहेगा। मैनेजर इज़ द इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। आसान क्वेश्चन था। कई बार ये भी होता है कि आसान क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना उल्टा मुश्किल होता है। खैर, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग। वेल, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है वो बिज़नेस को कैसे देखता है, कि बिज़नेस की लॉन्ग लाइफ है, कि बिज़नेस की एन इनडेफिनेट लाइफ है, बिज़नेस की एवरेज लाइफ है, या बिज़नेस की एक लिमिटेड लाइफ है। 1st और 2nd में थोड़ा बहुत क्लोज कंपटीशन है, पर 2nd इसका ज़्यादा अच्छा आंसर है कि बिज़नेस की एक इनडेफिनेट लाइफ होती है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि बिज़नेस एक लंबे समय तक, इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा। हमारा इन नियर फ्यूचर बिज़नेस को क्लोज़ करने का कोई इरादा नहीं है, ना ही मेजर पार्ट को सेल आउट करने का या बंद करने का कोई इरादा है। तो इनडेफिनेट लाइफ, अधिकतर जगह जो वर्ड लिखा होता है वो इनडेफिनेट लाइफ लिखा होता है। तो सर 2nd इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
द बेसिक सीक्वेंस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कि बेसिक सीक्वेंस क्या होता है, पहले ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल एंट्री होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। तो 5 चीज़ें दे रखी है, मैं आपको पहले वैसे ही सीक्वेंस बता देता हूँ, फिर बेस्ट सीक्वेंस अपन पसंद कर लेंगे। ये 5 ही आइटम है। देखिए सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन वो चीज़ होती है जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, परचेज़ करना, सेल करना, रेंट पे करना, कुछ भी। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन के बाद ये साथ ही साथ सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। जैसे हम गुड सेल करेंगे तो इनवॉइस क्रिएट होगा, बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो डिपॉजिट स्लिप क्रिएट होगी। तो ट्रांजैक्शन के साथ साथ ये ट्रांजैक्शन के ठीक बाद सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, और इन सब की समरी अपने को ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलती है। तो ये है आपका सही सीक्वेंस। ये KBC नहीं चल रहा, बट आपको इसको सही सीक्वेंस में जमाना था। तो सेकंड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, लेजर। सेकंड में भी इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। थर्ड में देखो ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है सर। ओके, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। जर्नल एंट्री होती है प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद लेजर होता है सेकेंडरी बुक या प्रिंसिपल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, और उसके बाद लेजर, चूँकि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं तो एक समरी पेज तैयार होता है, ट्रायल बैलेंस। ऑल्दो वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ना भी बनाए तो चलता है, बट इन प्रैक्टिस ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है लेजर के बाद। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से क्या सही है। फर्स्ट है अक्रूअल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, गलत है। देखिए अक्रूअल कॉन्सेप्ट तो कहता है कि ट्रांजैक्शन को होते ही रिकॉर्ड कर दो, कैश की चिंता मत करो, जैसे ही ट्रांजैक्शन की अकरेंस होती है, ट्रांजैक्शन घटित होता है, उसे रिकॉर्ड कर दो। ऑप्शन में ये लिखा है कि ये कैश बेसिस पे चलता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकेंड है पेटेंट राइट इज़ इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, यस सही है, क्योंकि जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, या कहें मोस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स जो होते हैं वो रियल नेचर के होते हैं। कि सर पेटेंट तो इंटेंजिबल होता है, नहीं। देखिए फिक्स एसेट्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों पार्ट होता है। तो पेटेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सब की जो कहे नेचर है वो रियल अकाउंट मानी जाती है ट्रेडिशनली, तो ये सही है मेरे हिसाब से। थर्ड है अकाउंट इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो देखिए अकाउंट वर्ड या अकाउंटिंग वर्ड बड़ा वर्ड है, उसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ये सब होता है। केवल ये कहना कि केवल इसके अंदर रिकॉर्डिंग पार्ट होता है तो ये तो गलत हो गया। थर्ड है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर नॉट द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देखिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हमसे डील करते हैं, हमें 1 महीने 2 महीने की उधार देते हैं, वो भी हमारे अकाउंट्स में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। उनको ये जानना होता है कि हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो क्या है, हमारा एवरेज पेमेंट साइकिल कितना है, हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो वो भी हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये फोर्थ भी गलत है। तो इनमें से जो सही है वो सही यही है कि पेटेंट राइट जो है वो रियल अकाउंट नेचर होता है। ओके चलिए सर, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री आइटम्स आर नॉट वैल्यूड, कौन सी इन्वेंट्री आइटम को हम वैल्यू नहीं करते। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री आइटम, सेकंड है बायोलॉजिकल इन्वेंट्री आइटम, थर्ड है रिटेल इन्वेंट्री आइटम एंड फोर्थ है इंडस्ट्रियल इन्वेंट्री आइटम। आराम से समझिए, अगर आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करोगे तो आप उसका वैल्यूएशन करोगे। अगर आप किसी को रेडीमेड परचेज़ करोगे, रिटेल इन्वेंट्री को जिसको अपन स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, उसका भी वैल्यूएशन आप करोगे। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स हैं सच एज रॉ मटेरियल, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल, इसका भी वैल्यूएशन करोगे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप इन तीनों का वैल्यूएशन तो करोगे, लेकिन जो बायोलॉजिकल आइटम्स हैं, बायोलॉजिकल आइटम्स मतलब जिनमें जीवन होता है, तो जैसे प्लांट है जिनमें जीवन होता है, या लाइव स्टॉक है जिनमें जीवन होता है, इनका वैल्यूएशन अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड में नहीं करते। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि किसका वैल्यूएशन आप नहीं करेंगे, तो बायोलॉजिकल आइटम्स का जो वैल्यूएशन है वो इंड AS 2 के स्कोप से बाहर की आइटम है, तो इसका आंसर सेकंड रहेगा। होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिप्रेजेंट्स इंडियन AS, जो इंड AS हम कहते हैं पॉपुलरली, इंड AS 10 किसके बारे में है, तो ये है इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड।
वैसे ऑप्शंस और हैं, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। देखिए आप ये जानते हैं कि पहले इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होते थे। एक और बात उससे पहले बता दूं कि ये काफ़ी हॉट फेवरेट रहे हैं आरपीएससी के। जब हमारे टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, तब भी 3 या 4 क्वेश्चन एएस पे बेस्ड थे, और आपकी वाले पेपर में 2020 वाले पेपर में भी इंड एएस, क्योंकि अब इंड एएस आ चुके हैं तो उस पर क्वेश्चन बेस्ड आए हैं 3 से 4। तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी सोच सकते हैं, तब जो भी रेलेवेंट हो। अब दूसरी बात यह है कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चला करते थे, 32 के करीबन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, एक आध को हटा दिया गया था, और उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए जो करीबन 40 है। तो आज के दिन में जो बड़ी कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, खास करके जो 250 करोड़ से ज़्यादा ही कंपनियां हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 250 करोड़ से ज़्यादा है। जो छोटी कंपनीज़ हैं उनको चॉइस दे रखी है, वो वॉलंटरी चाहे तो इंड एएस अडॉप्ट कर सकती हैं और चाहे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो कर सकती हैं। तो आज के टाइम में इंडिया में दोनों चल रहे हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन रिलेटेड है इंड एएस से, तो इंड एएस 10 का संबंध है इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये क्या होते हैं, मान लीजिए कि हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च को और हमारे अकाउंट फाइनलाइज होते हैं जुलाई में। तो मार्च और जुलाई के बीच के जो ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ बैलेंस शीट की डेट्स के बाद और अकाउंट के फाइनल होने से पहले अगर कुछ हो जाता है तो हमें उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उसका प्रेजेंटेशन करना है, इस पे लाइट डालता है इंड एएस 10। ठीक है, वेल एएस 10 जो था वो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड था, बट दिस क्वेश्चन इज अबाउट इंड एएस। तो थोड़ा सा ध्यान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। ठीक है, वेल अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द IFRS 10 द बेसिस फॉर कंसोलिडेशन इज़। वेल हमें पता है कि कंसोलिडेशन में क्या होता है कि 2 कंपनीज़ के बैलेंस शीट को कंसोलिडेट किया जाता है। एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी जो बड़ी कंपनी कहलाती है, सूत्रधारी कंपनी, और एक कंपनी होती है सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो बड़ी कंपनी का जब छोटी कंपनी पे कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है या इस्टेब्लिश मान लिया जाता है तो फिर उनका कंसोलिडेशन होता है। तो क्वेश्चन यही था कि IFRS 10 कहता है कि कंसोलिडेशन का बेस क्या होगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, साइज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टी और कंट्रोल। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि आप कंसोलिडेशन किस आधार पे कर रहे हो। रेगुलेटरी कोई आपको बॉडी है जो कह रही है कि कंसोलिडेशन करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पे कर रहे हो, या जिस कंपनी, देखिए एक होता है इन्वेस्टर वो होता है जो पैसा लगाता है, और इन्वेस्टी वो होता है जहाँ पैसा लगाया जाता है। यानी देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसकी हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क है, बट इन्वेस्टी वो होता है जहाँ पैसा लगाया जाता है। तो क्या उसकी शेयर कैपिटल के आधार पे कंसोलिडेशन होगा या कंट्रोल के आधार पे? तो मेरे हिसाब से कंट्रोल के आधार पे कंसोलिडेशन होगा कि अगर ये साबित हो जाए कि पहली कंपनी का या कहे बड़ी कंपनी का दूसरी वाली छोटी कंपनी पे कंट्रोलिंग राइट इस्टेब्लिश हो गया है तो फिर कंसोलिडेशन किया जाता है। तो कंट्रोल इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। बहुत आसान है, इसका है मैचिंग कॉन्सेप्ट आंसर है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, फॉर एग्जांपल अगर 2021 चल रहा है, अगर मुझे 2021 का प्रॉफिट निकालना है तो मुझे एक तरफ रेवेन्यू लेने चाहिए 2021 के, और इसके सामने मुझे लेने चाहिए 2021 के एक्सपेंसेस। यानी अब देखो, इनकम के सामने उसी ईयर के एक्सपेंसेस लेने चाहिए, दैट इज़ जो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर है उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसी तरह एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पास्ट ईयर्स है उनको नहीं लेना चाहिए। इनकम भी अपने को करंट लेनी चाहिए। तो आप जिस ईयर का प्रॉफिट डिटरमाइन करना चाहते हैं उसी की इनकम को लो, उसी की रेवेन्यू को लो, उन्हीं के एक्सपेंसेस को लो, ऐसा कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तब जाके आपका प्रॉफिट सही निकलेगा। ठीक है, बाकी जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि असेट को हमें उसकी हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें केवल मनी मेजरेबल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन क्वालिटी से रिलेटेड है, एट्रीब्यूट गुणों से रिलेटेड है, उनको अकाउंट्स में कोई जगह नहीं दी जा सकती। डुअल एस्पेक्ट कंट्रोल कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो बाकी सब आसान है। मैचिंग कॉन्सेप्ट इसका सही आंसर है जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका। अगला क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ और आर नॉट करेक्ट। इनमें से क्या सही नहीं है।
फर्स्ट है अपेंडिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये सही है। कहता है कि ये जो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट, उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे यूज़र को किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी ना रहे, किसी भी तरह का उनको भ्रम या संदेह ना रहे। मतलब उनको हम फुल डिस्क्लोज़ कर देना चाहते हैं ईच एंड एवरीथिंग, कि हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को लिया, कुछ भी हम उनके साथ छुपाना नहीं चाहते। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के चलते नोट्स टू अकाउंट दिए जाते हैं। ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू और करेक्ट। सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये भी सही है। आपका जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, वो कहता है कि आपके पास जो बचा हुआ स्टॉक है, जो एंड में बच गया, उसकी कॉस्ट वैल्यू को देखना चाहिए और उसकी जो मार्केट में रिलाइजेबल वैल्यू है उसे देखना चाहिए, और दोनों में से लोअर वैल्यू को पिक करना चाहिए। यानी किसी भी तरह का अगर लॉस हो सकता है तो इसे एक तरह से रिकॉर्ड में ले लेना चाहिए। ये सब कौन कहता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड कहता है मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ ड्यू टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये गलत है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है बेसिकली कि हमें फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी चाहिए, केवल वही इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए जो यूज़र को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमें फालतू के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल यूज़फुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए। तो ये बात कहता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। और पीबीडी बनाना चाहिए, ये बात तो कंजर्वेटिज्म कहता है। तो ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है, दिस इज़ नॉट ट्रू। फोर्थ है फॉलोइंग ऑफ WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अ पर्टिकुलर असेट ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, बिल्कुल सही है। ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ही है जो ये कहता है कि एक बार जो आप मेथड ले लेते हैं, आपको वही मेथड साल दर साल लेना चाहिए। एक बार आपने WDV मेथड को चुन लिया तो आपको आने वाले ईयर में भी WDV मेथड को ही लेना चाहिए। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही कहता है, ताकि कंपेरेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये वाला भी ट्रू है। तो इसमें से केवल जो थर्ड है वो नॉट करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है कि AB नॉट करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज़ ओनली C इज़ नॉट करेक्ट। तो यस ठीक है, आंसर देते समय सावधानी रखना, आंसर इसका आप 2 भरना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन परचेज ऑफ अ मशीन 500 रुपी इज़ पेड टू वर्कर एज वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन, विच ऑफ द एक्शन इज करेक्ट? वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस बी डेबिटेड, मशीन अकाउंट बी डेबिटेड। बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन, मशीन अकाउंट बी डेबिटेड। जब हम किसी मशीन को इंस्टॉल करते हैं, जब किसी मशीन को परचेज़ करके लाते हैं और उसके इंस्टॉलेशन पे वेजेस पे करते हैं, तो उसके लिए वेजेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस को डीआर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मशीन को ही डीआर करना चाहिए। उसका बेसिक रूल ये होता है कि जब तक असेट कहें यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाती, ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं आ जाती, तब तक उस पर जितने एक्सपेंडिचर होंगे, जब तक वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं कर देती, तब तक जितने एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब कैपिटलाइज किए जाएंगे, वो सब मशीन की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। तो मशीन अकाउंट को डीआर होना चाहिए। तो आसान क्वेश्चन था, C इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन ये है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए, गिव जर्नल एंट्री। मिस्टर ए से हमें ऑर्डर मिला है, तो इसकी क्या एंट्री होगी? ऑप्शन है परचेज टू कैश, A टू कैश, परचेज टू A, नो एंट्री विल बी पास्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नो एंट्री विल बी पास्ड। ये 11th लेवल का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, तो खैर बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। इसका सॉरी D आंसर होगा। बताओ, इतने आसान में भी फिसल रहा है बंदा। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हमें केवल ऑर्डर मिलता है तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम रिकॉर्ड करें। हाँ, जब हम गुड्स डिस्पैच कर देंगे तो हम सेल की एंट्री ज़रूर चढ़ा देंगे। ठीक है, राइट नाउ तो कुछ नहीं, नो एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ द बिजनेस हैज़ एनी लायबिलिटी द प्रोप्राइटर्स कैपिटल मस्ट बी मोर देन द टोटल एसेट्स। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ये जो स्टेटमेंट लिखा है इन्होंने फॉल्स लिखा है। मैं आपको बताता हूँ एक बार बैलेंस शीट बना के आपको। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपका लायबिलिटी होता है, यहाँ आपका कैपिटल होता है और यहाँ आपका एसेट होता है। अगर आपका लायबिलिटी है 40 का और कैपिटल है 60 का, तो आपका एसेट हो गया 100 का, बराबर।
ये हमेशा मैच होता है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब इनका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ द बिजनेस हैज़ एनी लायबिलिटी, अगर बिजनेस में कोई लायबिलिटी है तो प्रॉपराइटर की कैपिटल जो है वो टोटल एसेट से ज़्यादा होगी। नहीं, अगर बिजनेस में अगर कोई लायबिलिटी है, थोड़ा सा स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो कैपिटल हमेशा इससे कम होगी। यानी या तो कैपिटल होती है असेट्स के इक्वल या होती है लेस देन एसेट्स। तो ये जो लिखा है वो उल्टा लिखा है, गलत लिखा है। लेस देन होता तो सही होता, लेकिन अभी जो इन्होंने लिखा है वो गलत है। मैं जल्दी से बोलता हूँ, चूंकि लाइबिलिटी ने थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है तो अब आपकी कैपिटल का साइज असेट से कम होगा। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है परचेज अगर मिस्टर एक्स से की जाती है फॉर कैश, इसे एक्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर हमने परचेज किया है कैश के बेसिस पे तो एंट्री होती है परचेजेस डेबिट टू कैश। अगर कैश में परचेज कर लिया तो अब एक्स को क्रेडिट करने का क्या तुक है, क्या लॉजिक है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। आंसर विड बी बी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स बैडली, बुरी तरह से गलत लिखे हुए हैं। ठीक है सर। वेल, अगला क्वेश्चन है क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन। क्लोजिंग एंट्रीज को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जनरल प्रॉपर में, लेजर में, कैश बुक में या बैलेंस शीट में? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जनरल प्रॉपर्स का आंसर है। देखिए क्लोजिंग एंट्रीज होती क्या है, जब हम कहीं अकाउंट्स बनाते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे अकाउंट्स बन जाते हैं। उनमें से कई अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो नॉमिनल होते हैं, जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होते हैं, तो उनको लास्ट में क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। अकाउंट्स में दो टर्म होते हैं, क्रिएट करना, राइट ऑफ करना। तो एंड में आते आते जो छोटे मोटे अकाउंट्स होते हैं उनको राइट ऑफ किया जाता है, और राइट ऑफ करने के लिए क्लोजिंग एंट्रीज यूज़ होती हैं, पहली बात। तो अब ये क्लोजिंग एंट्रीज कहाँ होती है? जनरल प्रॉपर में। इफ़ यू हैव अ जनरल तो एंट्रीज जनरल में होंगी, लेकिन अगर आपने जनरल की जगह सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन किए हैं तो जो 8th लास्ट वाला सब्सिडियरी बुक्स होता है जनरल प्रॉपर, जिसमें उल्टे पुल्टे ट्रांजैक्शन जाते हैं, वहीं पे जाता है। बाकी तो आप जानते हैं लेजर, कैश बुक, बैलेंस शीट में तो इस तरह की चीज़ें जाती नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा और जनरल प्रॉपर इसका सही आंसर है। क्लोजिंग एंट्रीज जो ईयर एंड पे की जाती हैं, जिनका मकसद अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, वो सब जनरल प्रॉपर में होती हैं। नेक्स्ट है द क्रेडिट नोट इशूड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर। वेल, जब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं उससे हम क्या बनाते हैं? सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो इसे आप सिंपल समझिए, जब हम किसी को सेल करते हैं तो इनवॉइस तैयार होता है। सपोज़ करो हमने राहुल को सेल किया, तो हमने एंट्री करनी है राहुल DR टू सेल, जब हमने सेल किया। अब सपोज़ करो राहुल को माल पसंद नहीं आया, या हमने दाम ज़्यादा लगा दिए, या प्रॉपर डिस्काउंट नहीं दिया, या क्वालिटी ख़राब है, कुल मिला के उसने गुड्स रिटर्न कर दिया। तो हम सेल रिटर्न लिखेंगे ऊपर और राहुल लिखेंगे नीचे। तो राहुल को क्रेडिट करने के मकसद से वी विल इशू अ क्रेडिट नोट टू राहुल। तो राहुल को हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे और बाद में इस ट्रांजैक्शन को अपन सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट नोट इज़ इशूड रिगार्डिंग सेल रिटर्न बुक, है ना वो, ठीक है। और जब हम सेल करते हैं तो इनवॉइस इशू करते हैं, और जब कोई हमें गुड्स रिटर्न कर देता है, शिकायत करता है, या हम किसी के पैसे कम कर देना चाहते हैं, तो हम उसे क्रेडिट नोट इशू करते हैं और ये ट्रांजैक्शन SR बुक में जाता है। चलिए वेल, आखिरी क्वेश्चंस में हम लोग आ गए हैं। IFRS 13 डिफाइंस, IFRS जो होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 13, वो किसके बारे में है? वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करता है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट को, ऑपरेटिंग सेगमेंट को, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। तो ये डिफाइन करता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट को। तो ये याददाश्त बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे याद है, कहने की ज़रूरत भी नहीं। देखिए, हाँ ये है कि अगर मेरा एग्ज़ाम होता तो मैं डेफिनेट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS के सारे नंबर याद करके जाता, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप उस इंटेंसिटी से ही उनको याद कीजिए। रूटीन में तो फिर उसी को याद रहते हैं जो पढ़ता पढ़ाता रहता है। तो IFRS 13 जो है वो फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो लेजर इज़ अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। हम जानते हैं कि जो आपका प्राइमरी बुक होता है, वो प्राइमरी बुक तो होता है जनरल या सब्सिडियरी बुक्स, वो होते हैं प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो लेजर में जाते हैं, जहाँ अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। तो लेजर इज़ अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। अगर सारे आपको कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने थे तो उसका आंसर कैश बुक होता, ठीक है सर। सो हो गया है वीडियो ख़त्म।
आसान क्वेश्चन थे इस वीडियो में, क्वेश्चन अधिकतर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।